नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला। विकास की जमीनी हकीकत देखने और सियासी नब्ज भांपने के लिए इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है एटा। 4 विधानसभाओं वाले इस जिले में फिलहाल चारों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। क्या इन चुनावों में जनता बदलाव करेगी या एक बार फिर से चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा? आपको हम अगले आधे घंटे में एटा की अलग अलग विधानसभाओं से दिखाएंगे सामाजिक विकास की और राजनीतिक तस्वीर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए एटा पर हमारी खास रिपोर्ट। सत्ता के गलियारों की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच चुका है एटा। इस जिले में जलेसर, अलीगंज, मारहरा और एटा सदर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने चारों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। एटा सदर और अलीगंज 2 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मरहरा और जलेसर में बीजेपी के उम्मीदवार मुकाबले में रहे। एटा का ये बैकवर्ड जिला है। यहाँ की जो लोग कह देते हैं वो करते हैं। एक तो ये फेमस रही है, जो भी विरोध है वो मुंह पे ही कर देते हैं, पेट में कम रखते हैं। यहाँ बताते हैं लोग पेड़ भी यहाँ के इठे हुए हैं। एटा की सरहद में अगर आप पेड़ देखेंगे सड़क के सहारे तो वो भी इठे हुए हैं। पहले इसका नाम ऐठा था। कहते हैं भेड़िया पे भी यहाँ वो कुत्ता वगैरह ऐठ जाते थे, लोमड़ी ऐठ जाती थी। कहावत है बुजुर्गों की। पहले ये जिला पटियाली था अमीर खुसरो के जमाने में, बाद में ये ऐठा बना, ऐठ से जो है एटा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एटा सदर विधानसभा की। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आशीष यादव विधायक चुने गए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र चौहान को हराकर जीत दर्ज की। एटा सदर के बाद बात करते हैं मरहरा विधानसभा की। इस सीट पर एसपी प्रत्याशी अमित गौरव विधायक चुने गए। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र वर्मा को हराकर जीत दर्ज की। मरहरा और एटा सदर के बाद बात अब अलीगंज विधानसभा की। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह विधायक चुने गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अवधपाल सिंह दूसरे नंबर पर रहे। अलीगंज के बाद हमारा अगला पड़ाव बना जलेसर विधानसभा। इस सीट से एसपी के रंजीत सुमन विधायक चुने गए। रंजीत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कुबेर सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। भले ही सत्ताधारी पार्टी एसपी का इस जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कब्जा हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ समस्याओं की कोई कमी नहीं है। न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं बुरी तरह चरमराई हुई हैं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली भी इस जिले में एक बड़ा मुद्दा है। चुनावी रथ से अनुज शुक्ला की रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं एटा विधानसभा में और एटा विधानसभा की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध श्री कैलाश मंदिर से। यहाँ पचमुखी शिव भगवान की मूर्ति है और कहा यह जाता है कि राजा दिलसुख राय ने न केवल इस मंदिर का बल्कि आसपास के इलाके में काफी निर्माण कराया था, महल बनवाया था। लेकिन आज चूंकि वो रखरखाव ना होने की वजह से मंदिर का तो मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन जो बाहर महल है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल यहाँ के इतिहास के साथ साथ यहाँ के कुछ सियासी उस पर चर्चा करें। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एटा का मंदिर तो बहुत फेमस भी है, तमाम लोग भी आते हैं, लेकिन एटा क्षेत्र का, एटा विधानसभा का पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है?
एटा विधानसभा का तो कोई विकास नहीं हो पाया, कोई खास ऐसी कोई बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एटा को आमतौर पे पिछला जिला माना जाता है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, जो लोग अब तक सांसद विधायक होते रहे वही जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल। मैं साहब आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल चारों सीटों पर एटा के साथ साथ जो और 3 विधानसभा सीटें जिले में, सभी में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, न केवल एटा बल्कि आसपास के एटा, मैनपुरी, कासगंज, इटावा जैसे जो इलाके हैं, उसके बावजूद विकास में पिछड़ा क्यों है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो शायद बाहर की राजनीति करना चाहते हैं, एटा पे विशेष कोई ध्यान नहीं देता, इस कारण से एटा पिछड़े लोगों में आता है। बिल्कुल। भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर जिस तरह से कहा यह जाता है कि एटा, लोग जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो ये समझते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने अपने आसपास काफी विकास कराया होगा, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं होता। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से योजनाएं ऊपर से मंजूर होकर आती हों, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऊपर से योजनाएं तो बन के आती हैं, जनप्रतिनिधि जब चुनाव आता है उस समय वो मांग उठाते हैं, उसके बाद चुनाव होने के बाद जब जीत जाते हैं वो सारी भूल जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए एटा जिला जो है पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसा आपके साथ लोग कह रहे थे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, उसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए इस बार? सर बदलाव होना चाहिए, और मैं तो अपने एटा की जनता से बस एक ही आग्रह करूंगा कि सब वादे करते हैं नेता सर, और यहाँ पे आके कोई करना कुछ नहीं चाहता, हम लोगों से सिर्फ वोट लेना चाहता है, और केवल यहाँ पे नेता लोग जो हैं वो केवल वोट की राजनीति देखते हैं, विकास की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है सर। एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, आखिर आप सब लोग मान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो कैंडिडेट जीतते हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि बड़ी बड़ी विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन जब वोट दिया जाता है तो वो जातिवाद के नाम पर दिया जाता है, क्षेत्रवाद के नाम पर दिया जाता है? हाँ, दुर्भाग्य यही है कि यहाँ जो है वोट का चयन जो है विकास के नहीं होता, सिर्फ जातिवाद और पार्टी पे होता है। यहाँ जो अब तक जो चुनाव हुए इतिहास गवाह है, यहाँ अपने लोग जाति और पार्टी को वोट देते हैं, यहाँ विकास का आकलन नहीं है। विकास का आकलन करें तो शायद यहाँ विकास हो। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो उसका सियासी फर्क खासतौर पे एटा और के आसपास के इलाकों पर कितना पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है गठबंधन से, और मैं समझता हूँ प्रदेश में यह गठबंधन सरकार बनाएगा। मुझे महसूस होता है बहुत सा ऐसा वोट है जो इधर उधर छिटक रहा था, वो एकजुट होके कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को जाएगा। हाँ बिल्कुल। आप बताओ कि आपके क्षेत्र में समस्याएं कौन कौन सी? बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें खराब है एटा में, नाली का विकास नहीं है, नाली में पानी भर, सड़क में पानी भर जाता है, और ये बहुत सी परेशानियां हैं, बिजली नहीं आती है, बस। आप बताओ क्या समस्या है? सब समस्या ही समस्या है, कोई समस्या का सॉल्व ही नहीं है। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? क्या आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए जब समस्याएं बनी हुई है? हम तो वोट तो हम भाजपा को देंगे, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसी इलाके में रहते हैं, आपका विधायक कौन है? हमारा कोई विधायक नहीं, हमारे तो नेताजी हैं, ये क्वेश्चन। विधायक का नाम जानते हो आप? हम काऊ को नहीं जानते भाई। यहाँ विधायक का नाम कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को बदलाव जरूरी लगता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि आते रहे और जाते रहे, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं। आप इन जो तमाम लोग एटा विधानसभा के हमारे साथ थे, उनके बयानों के जरिए समझिए कि यहाँ के विकास की जमीनी हकीकत क्या है, और यहाँ के लोगों का जो स्तर है वो बढ़ाने में यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं। हम अपने चुनावी रथ के साथ पहुंच चुके हैं एटा की मारहरा विधानसभा में, और इस समय हम मारहरा शरीफ के इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ इस विधानसभा पर अच्छा खासा मुस्लिम समाज का वोट बैंक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक निर्णायक की भूमिका में भी है। और ये जो जगह है वो जो मुस्लिम समाज की सियासत को तय करती है, यहाँ से जो पैगाम जाता है, जो संदेश जाता है, लगभग उसी फॉर्मेट पर सभी जो समाज के लोग हैं वो चलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि उनके मुताबिक उनकी समस्याएं क्या है। आप बताइए कि आपके इलाके की समस्या क्या है, पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है इस इलाके में? हमारे यहाँ समस्या तो कुछ नहीं है, विधायक भी अच्छे हैं, और
माननीय अखिलेश यादव ने जो घोषणा चलाई है वो सभी घोषणाएं हमारे यहाँ कस्बे के लोगों को मिलती हैं। जैसे कि समाजवादी पेंशन है और लैपटॉप है और कन्या वृद्धाधन है, बहुत सी योजना है वो बराबर मिलती रहती है। हाँ बिल्कुल। भाई साहब आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किसी भी चीज की कमी है जो आपको लगता हो कि आने वाले 5 सालों में अगर वो और जुड़ जाए तो पूरा कंप्लीट विकास हो जाएगा? जी हमारे यहाँ सारी सुविधाएं सारे काम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तहसील होना जरूरी है। तहसील हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ में तहसील होनी चाहिए और बाकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हुआ हो। बाकी सब सुविधाएं और हम जो है चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने। हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो है गुंडे मवालियों को सबका जो है बाइकाट कर दिया है और अच्छी पोजीशन में है, न्यू नेता हैं और उनकी नॉलेज भी सही है और काम भी सही है। हाँ बिल्कुल। तो अखिलेश के समर्थक नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज है वो एक साथ सपोर्ट करता है, किसी भी पार्टी को करता है। इस बार आप लोग क्या मैसेज मिल रहा है, किसे सपोर्ट करने की तैयारी? अखिलेश जी का निश्चित अखिलेश जी की सरकार बनेगी और हम अखिलेश जी से निवेदन करते हैं कि वो महाराणा एक सांस्कृतिक केंद्र होते हुए हम तहसील की मांग करते हैं। सिर्फ एक तहसील, बाकी यहाँ सारा काम फिट है। यहाँ उर्स में लाखों लोग जुटते हैं। आपको लगता है कि इतनी बेहतर अरेंजमेंट है यहाँ पर जो लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। सब लोग भाईचारे हम सब लोग भाई बंधुओं से भाईचारे से रहते हैं भाई, कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ जो गद्दी नसीब है सैयद अमीन मियाँ साहब, वो टोटल इसका इंतजाम वो अपने सर करते हैं और यहाँ की जितने भी हिंदू समाज है वो यहाँ पे ताल से ताल मिला के भाईचारे के हिसाब से चलता है। तहसील की मांग तो है, लेकिन एक जो अच्छी बात सामने निकल कर आ रही है, यहाँ भाईचारे का पैगाम और गंगा जमनी तहजीब की यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन और साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए भी एक अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलाई जा रही है कि तमाम जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, मुस्लिम समाज है, वो बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग एकजुट होकर अखिलेश का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एटा के संवाददाता संतोष यादव हैं जो यहाँ की स्थानीय राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। संतोष, आप बताओ कि यहाँ न केवल मारहरा की बल्कि एटा की चारों विधानसभा को आपको क्या लगता है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए क्या राजनीतिक समीकरण है, कौन सी पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति में? देखिए, अगर बात की जाए एटा जनपद में तो सबसे ज्यादा अहम जो रहता है कि एटा पे जो यादव वोट है वो बहुत ज्यादा अहम है और साथ साथ मुसलमान वोट भी बहुत ज्यादा अहम रहता है। यहाँ पे एटा की जो 4 विधानसभाएं हैं वर्तमान में चारों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अगर जलेसर में भी रज्जू सुमन है, महाराणा पे अमित गौरव है, एटा पे आशीष यादव है और अलीगंज रामेश्वर सिंह यादव। तो अगर हम बात कहें अगर किसको कितना यहाँ मिलना है तो एक चूंकि समाजवादी पार्टी गढ़ है और यहाँ पे मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक अच्छा मैसेज निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए है। अब चूंकि चुनाव से निकट है तो कुछ भी कहना इतना जल्दबाजी निश्चित रूप से होगा। जी, बीजेपी और बीएसपी के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो गठबंधन हो चुका है। निश्चित तौर पर बीजेपी का कल्याण सिंह का भी इलाका रहा है, उनके बेटे यहाँ से सांसद भी हैं, तो उम्मीद बीजेपी को भी होगी और परीक्षा कहीं ना कहीं कल्याण सिंह उनके बेटे की भी। देखिए, परीक्षा तो निश्चित रूप से कल्याण सिंह उनके बेटे की निश्चित रूप से इसलिए और है चूंकि यहाँ से वर्तमान में सांसद भी हैं और कल्याण सिंह ने उन्होंने पहले जो चुनाव यहाँ से रहे थे तो वो पहले कल्याण सिंह यहाँ सांसद रहे थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो नोटबंदी के बाद जो देश की हालत रही है वो उससे एटा के साथ साथ ये चारों विधानसभा अछूती नहीं है, तो एक बड़ा जो एक हम कहें कि बड़ा एक समस्या खड़ी है अगर बीजेपी के सामने, तो नोटबंदी के बाद जो उभरने की बात है तो वो अब कितना उभर पाता है, कितना उस नोटबंदी के बाद कितने उस परेशानी को अगर अपने वोट में तब्दील कर पाते हैं, ये तो भविष्य बता पाएगा। जी हाँ बिल्कुल, हमारे स्थानीय संवाददाता के मुताबिक समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन बीजेपी उसे फाइट देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ के तमाम लोगों की बात सुनी, जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि आज भी लोग एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ उनकी अपनी मांग है और उन्हें उम्मीद है कि अगले 5 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी सरकार चुनकर आएगी वो इनकी मांग मानेगी। फिलहाल हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एटा जिले की जलेसर विधानसभा की सियासी और सामाजिक तस्वीर।
देखिए बात एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं एटा की जलेसर विधानसभा में। घुंघरू नगरी के नाम से विख्यात जलेसर में घुंघरू का और घंटों का एक बड़ा कारोबार है। ये भी कहा जाता है कि मुरादाबाद के बाद यूपी में पीतल का सबसे बड़ा कारोबार जलेसर में होता है। क्या है यहाँ के कारोबारियों की समस्याएं और उनकी सियासी समझ क्या है, किसे इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम चीजों के लिए हम बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं, आपको क्या लगता है कि कारोबार के लिए कितना मुफीद है? पहले से कारोबार कम हुआ है या फिर बढ़ा है? पहले से तो कारोबार काफी कम हुआ है और जलेसर की सबसे बड़ी दिक्कत, कारोबार में दिक्कत जो आ रही है राजनीतिक वजह से आ रही है। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए व्यापारियों को, वो व्यापारियों को सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता जो है जलेसर के अंदर, वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं है। बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर कभी सपोर्ट नहीं करता। जैसे अभी नोटबंदी हुई है उसके बाद में बैंक वालों ने आपस के जो पर्सनल रिलेशन है उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करा और जिनको बाकी में मजबूरी थी उन लोगों को किसी को सपोर्ट ही नहीं करा। ये दिक्कत इस काम में आई है इस समय। अच्छा, आप मुझे बताओ कि दिक्कतों के अलावा यहाँ का जो छोटा कारोबारी है वो किसे सपोर्ट करता है और जिला प्रशासन यहाँ का कितना आप लोगों की हेल्प करता है? यहाँ के जो विधायक हैं वो कितनी हेल्प करते हैं? यहाँ कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ प्रशासन हेल्प करता है ना राजनीति हेल्प करती है। यहाँ तो सब अपने ऊपर ही काम करते हैं सब लोग। तो यहाँ के कारोबारी इस बार क्या, आप लोगों की भी यूनियन भी होगी, संस्था भी होगी, इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं? ये कोई नहीं है, अभी कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। नोटबंदी का कितना असर पड़ा है? थोड़ा बहुत असर है यहाँ, तो पहले से व्यापार कम हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए नोटबंदी का भी साफ तौर पर असर पड़ा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की समस्या आती है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? यहाँ पर विकास पिछले 5 सालों में कितना हुआ है? वो तो आप सड़क से चल के आए होंगे, देख लिया होगा ना। यहाँ 9 सड़कें हैं, 9 टूटी पड़ी हैं। 9 रोड है, 9 और क्या क्या समस्या है? अगर सड़क के अलावा हर चीज की यहाँ पे समस्या है। रोड पे बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे बिजली टाइम पे नहीं आती है, जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है, सभी है, कोई बाकी नहीं है। बिल्कुल, एक युवा भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप कुछ बता रहे थे। पिछले 20 साल से तरक्की के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ रोडवेज के कमिटमेंट किया था, हाईवे कमिट किया था, कुछ नहीं बना। आज की डेट में अभी लेटेस्ट में बीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो हाईवे बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे बरेली टू आगरा। लेकिन पिछले 15 साल से जो कमिटमेंट हो रहे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं आपका, सपा थी, सपा से पहले बसपा थी, सब बहुमत में रहकर गई हैं। यहाँ से 15 साल एसपी सिंह बघेल विधायक रह चुके हैं, तो सांसद भी रह गए हैं। इस समय लेटेस्ट में सुमन जी थे जो यहाँ से विधायक थे। आज की डेट में वो लोकल के गाँव में भी विजिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि गाँव वाले उन्हें भगा देते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। अपने क्षेत्र में 5 बार विजिट नहीं की, 5 रुपए का काम नहीं कराया, तरक्की के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आप आज की डेट में ही बात करें तो यहाँ का व्यापारी जो पिछले 20 साल पहले अच्छे खासे बूम पर था, आज बैकफुट में है। कुछ भी तरक्की नहीं हो रही, मूवमेंट कुछ नहीं है। आप 7 बजे के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते किसी रोड पे, लूटपाट दबा के है, गुंडियाई दबा के है। क्षेत्र में अगर आप देखें तो चारों तरफ कब्जे हो रहे हैं जमीनों के। आप कोई भी रोड ऐसा सिक्योर नहीं है जिसपे आप सफर कर सकते हैं। अपने प्राइवेट व्हीकल से भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो अगर लेटेस्ट में आप देखें तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ की युवा जितनी जनरेशन है, अगर आप बात करें तो 80% सब दिल्ली एनसीआर में नौकरी कर रहे हैं। वो भी अपने घर आने से पहले सोचते हैं, क्योंकि 6 घंटे लगते हैं नोएडा से जलेसर पहुंचने में। अगर कनेक्टिविटी की बात करें अगर आप, अभी लेटेस्ट में यमुना एक्सप्रेस भी बना हुआ है, उससे भी यहाँ तक आने में, अगर वहां से आप देखें आगरा तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। नोएडा से अगर आप कनेक्ट करते हैं 3 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं। लेकिन आप वहां से कनेक्ट करने के बाद, आगरा कनेक्ट उतरने के बाद भी जलेसर आने में आपको 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, क्योंकि प्राइवेट बसेस का यूज चल रहा है यहाँ पे। जबरदस्ती वो अपनी बसेस चला रहे हैं और रोड पे चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि रोड अभी 6 महीने पहले सुमन जी ने बनवाया था आगरा से जलेसर का, जो आज की डेट में आप देखें तो चारों तरफ से गड्ढे खुदे हुए हैं और रोड पे आप गिट्टियां साफ कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैवल किया, आप लेटेस्ट में किस रोड से ट्रैवल करके आ रहे हैं? बिल्कुल, समस्याएं तमाम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से युवाओं की बात चल रही थी, आप भी युवा हैं, क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है? सर नहीं है। कैसे? युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ रोजगार किसी प्रकार का है ही नहीं, बिल्कुल बाहर ही जाना पड़ता है सब। बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ के स्थानीय कारोबारियों की समस्याएं सुनी, आपने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं का अंबार है और जो परेशानियां हैं उनकी भरमार है, लेकिन इन सब के बीच विकास की दबी हुई रफ्तार है। विकास यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। छोटे व्यापारी अपने दम पर बिना प्रशासन की और बिना जो विधायक के और सांसद की मदद के अपने स्तर पर जो यहाँ का
फेमस उद्योग है उसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें नोटबंदी की मार भी झेलना पड़ा है। इन सब के बीच क्या इस बार जलेसर की जनता घुंघरुओं की खनखनाहट के बीच में अपने प्रत्याशी को बदलेगी या नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, उसको देखते हुए इतना तो हम कह सकते हैं कि इस बार मौजूदा विधायक के लिए वापसी करना या हम कहें कि समाजवादी पार्टी के लिए वापसी करना एक टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है। एटा में महादेव कैलाश किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे और जलेसर के पीतल कारोबारी किस राजनीतिक दल के कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे, इन तमाम सवालों के जवाब 11 मार्च को मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए भी छोड़ जाता हूं कि क्या पूरा एटा क्षेत्र जो विकास की राह देख रहा है लंबे समय से, आने वाली सरकार अगले 5 सालों में एटा क्षेत्र को विकास का तोहफा देगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर लेमन को और एटा से हमारे सहयोगी संतोष यादव और कैमरामैन सुशील को। अगली एपिसोड में मिलते हैं एक नई विधानसभा की तस्वीर के साथ।